हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक शुरू किया था जो बात कर रहा था अबाउट ऑडिट प्रोग्राम। और अब ऑडिट प्रोग्राम को हम लोग आगे लेके जाते हैं और चर्चा करते हैं कि हाउ आर वी सपोज टू ड्रॉ दिस ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, चलो। सो हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑडिट प्रोग्राम, क्या क्या स्टेप्स हम लोग को ध्यान में रखना है, फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। और फिर उसके बारे में उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऐसे नंबर 610 एंड 620। आज ट्राई करेंगे इसको हम लोग कंप्लीट करने का। राइट, काफी इजी स्टैंडर्ड्स है और काफी बढ़िया मजा आएगा। ओके बॉस, तो चलो क्या बोल रहे थे अपन? ड्राइंग दी ऑडिट प्रोग्राम। सो अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, एकदम बेसिक सिंपल चीजें ध्यान में रखते हैं फटाफट। व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या क्या बातें करनी है उसको? सबसे पहले उन्होंने ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। वेरी सिंपल। क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या सोच रहे हो कि ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, वो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, सारी चीजें उसके अंदर आप क्या कर लीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा। सो ब्रॉड आउटलाइन आप बना दीजिएगा। इस ब्रॉड आउटलाइन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप क्या कीजिए, एक आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम भी आप बना लो। क्या बना लो आप? एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम भी बना लो आप, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम कि जिसके अंदर आपका मिनिमम एसेंशियल वर्क जो है ना, कम से कम आपका मिनिमम काम जो है ना, मिनिमम वर्क, ये इसके अंदर आप डाल दो भाई। मिनिमम वर्क इसके अंदर शामिल कर लो तो कुछ बात बने। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक बार स्टैंडर्ड प्रोग्राम बन जाएगा ना, ब्रॉड आउटलाइन बना दी ना आपने। सो आफ्टर इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैज बीन रिव्यूड, द डिटेल्स शुड बी फिल्ड अप ऑन कंसिडरेशंस ऑफ द डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जैसे आप फिर फर्स्ट टाइम ब्रॉड आउटलाइन बना लिया आपने, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना लिया, उसके बेसिस पे अब आप क्या कीजिए, आप इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को चेक कीजिए। दो बातें होगी भाई, कि एक तो वो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर वो अच्छा है तो उस समय पे हम लोग नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जो होगी हमारी कम होगी, और अदरवाइज हम लोग को ज्यादा चेक करना पड़ेगा। सो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाओ, ब्रॉड आउटलाइन रखो, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके आप उसके अंदर डिटेल्स को फिल करो। आफ्टर द डिटेल चेकिंग प्रोसीजर इज ओवर, मतलब ये क्या है, अब यहां पे इस बेसिस पे आप परफॉर्म करोगे। और ये काम होने के बाद आफ्टर द डिटेल चेकिंग प्रोसीजर इज ओवर, द एक्सटेंट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स, बराबर कि नहीं, एक्सटेंट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स की और कुछ अलग करना है क्या, हटके करना है क्या? कहीं आपको ओपनिंग बैलेंसेस में मिसमैच मिल रहा है, कहीं इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिल रही है, कहीं आपको कुछ गलत सलत दिख रहा है क्या? आपने फिर स्पेशल प्रोसीजर्स के ऊपर बातचीत करनी है। फर्स्ट टाइम ओपनिंग बैलेंसेस ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, स्पेशल प्रोसीजर्स, वो आपने ध्यान में रखना है, शुड बी डिटरमाइंड। एग्जांपल, वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंसेस, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरीज एंड टेस्टिंग देयर वैल्यूज। कुछ भी ये आपको करने होंगे जिनको आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स डालनी है, तो वो आपने क्या कर लेना है, वो आपने उसे इंक्लूड कर देना है। देन आगे बढ़ते हैं। एट टाइम स्पेशल प्रोसीजर्स हैव टू बी अप्लाइड ऑन अ कंसीडरेशन ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ शिपिंग कंपनीज। आप डीटी में पढ़ते हैं शिपिंग कंपनीज के लिए क्या प्रोसीजर्स है। फ्रेट बुक्ड इन डिफरेंट कंट्रीज और मेकिंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी। सो ये आपको फर्स्ट थ्री पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब आप फर्स्ट टाइम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर ड्राइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। चलो साथ में लिखेंगे, हरी अप। ड्राइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, स्टेप वन, क्या करेंगे, ब्रॉड आउटलाइन बना देंगे। ब्रॉड आउटलाइन मतलब बेसिकली कौन से एरियाज को चेक करना है, क्या हमारा फोकस रहेगा, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ब्रॉड आउटलाइन। फिर इसके बाद ऑडिटर इज गोइंग टू रिव्यू
अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, बराबर। और इनको रिव्यू करने के बाद फिर इस प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट इज यू आर गोइंग टू पुट इन द, क्या वर्ड लिखा है उन्होंने, डिटेल्स शुड बी फिल्ड अप। एंड लास्ट में स्पेशल प्रोसीजर्स भी अगर इसके अंदर कुछ डालने हैं तो वो स्पेशल प्रोसीजर्स डाल दो। ये क्या है अपना, दिस इज योर ऑडिट प्रोग्राम। स्टेप 1 आप क्या कीजिए, आप ब्रॉड आउटलाइन बनाइए। स्टेप 2 रिव्यू करने के बाद this is the work to be done first time। ये फर्स्ट टाइम में काम करना है। स्पेशल प्रोसीजर्स में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स क्रेडिटर्स, फिजिकल इंस्पेक्शन, टैक्स लाइबिलिटीज। तो इसके लिए कुछ स्पेशल काम करना है तो स्पेशल प्रोसीजर। सो वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोग्राम्स, ड्रॉइंग अप वाला एक्टिविटी, तो उस समय पे हम लोग को फर्स्ट टाइम क्या करना है, एक ब्रॉड आउटलाइन बनाना है। उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स को रिव्यू करने के बाद उसके डिटेल्स अपने को फिल करने हैं। डिटेल्स फिल होने के बाद ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर कि कोई स्पेशल काम जो अपने को करना है तो क्या उसको भी हम लोग ने शामिल करना है क्या। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव टू, व्हेन फर्स्ट टाइम जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो आपने ये बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम के बाद अब आगे बढ़ते हैं एंड फिर सब्सिक्वेंट स्टेजेस में, बराबर। अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम के बाद इन सब्सिक्वेंट पीरियड अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑडिट प्रोग्राम को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सो एट ईच सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट, क्या बोला, at each subsequent engagement the program should be reviewed and if necessary it should be modified on account of, first point क्या बोलता है कि जो आपको एक्सपीरियंस मिला उसके बेसिस पे, important changes that have taken place in the business especially in the system of internal control and evaluation of internal control made during the current year। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आपको subsequent stages में you have to review and modify audit program। सो ये जो काम होगा ये किस बेसिस पे होगा, ये तीन एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है अपने को। नंबर 1 एक्सपीरियंस गेन्ड, number 2 changes in accounting system, internal control and evaluation of internal control in current year। तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे बॉस, इसके बेसिस पे आप इंटरनल कंट्रोल्स को, सॉरी, आप ऑडिट प्रोग्राम को
रिव्यू और मॉडिफाई करेंगे इन 3 बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो व्हेन आर यू सपोज टू इन सब्सिक्वेंट पीरियड, कैसे आप रिव्यू मॉडिफाई करेंगे, आपको जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं क्या, एंड लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द करंट ईयर। तो अब उसके बाद गिवन आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिट प्रोग्राम इज टू बी सुटेबली अल्टर्ड। तो वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर, अगर वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है, बराबर। अगर आप ये सोच के चल रहे थे कि इनका बिजनेस जो है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने 1000 इन्वॉइसेस होंगे, 5000 इन्वॉइसेस होंगे, आपने एक थॉट प्रोसेस लेके चले थे आप, बट सडनली आपको दिखता है कि द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो सोच के हम लोग चल रहे थे वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वी वर थिंकिंग ऑफ। तो आपको ऑडिट प्रोग्राम में उसके हिसाब से चेंजेस करनी पड़ेंगी, बराबर है। सो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो, also when there have been a significant changes in what the accounting organization, procedures and personnel। तो आपको क्या करना पड़ेगा, subsequent to audit procedures। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स वर नॉट एज इफेक्टिव एज जो हमने सोचा था। लास्ट में अमाउंट ऑफ बुक डेट्स एंड स्टॉक्स कंपैरेटिवली बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। स्टॉक्स का पोजीशन आपका पहले कम था या ज्यादा था, इस बार ज्यादा हो गया या कम हो गया। डेटर्स आपके बढ़ गए कंपेयर टू व्हाट वाज द लास्ट ईयर। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इट गिव्स यू एन आइडिया कि भाई बिजनेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। तो इसके हिसाब से अपने को अपने ऑडिट प्रोग्राम में वो चेंजेस इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर सस्पिशन मतलब आपको कहीं पे कुछ डाउट आया है कि आपको ऐसे भनक लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा सस्पिशन को, उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू चेक मोर, राइट। सो आपको वो डाउट को सॉल्व करना है। इट मे बी नोटेड दैट द ऑडिट प्लान रिलेटेड प्रोग्राम शुड बी रिकंसिडर्ड एज ऑडिट प्रोग्रेसेस। मतलब आपको इसको बार बार टाइम एंड टाइम आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, बराबर। सच रिकंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन एंड कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सो आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा ड्रॉ करना है, सब्सिक्वेंट में इसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो बातें अपनी तो हो गई। उसी के साथ साथ वो क्या कहता है, चाहे फर्स्ट टाइम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, राइट, या आप सब्सिक्वेंट टाइम पे ऑडिट प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो, बराबर, आपको तो इसको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है अपना, circumstances under which audit program should be modified। कौन से सिचुएशन में हमने ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहिए। व्हाट आर दी सिचुएशंस इन विच द ऑडिट प्रोग्राम इज टू बी मॉडिफाइड। नंबर 1 क्या कहता है, when the volume of turnover is huge and there is changes in the accounting organization, procedures and personnel। वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर चेंज हो गया है, चेंजेस इन अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स एंड personnel। internal control not effective as what was thought,
उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बुक डेट्स और स्टॉक्स अगर वो बढ़ जाए तो। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं इफ देर इज एनी सस्पिशन दैट हैज बीन अराउज्ड और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट और इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिसीव्ड दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन व्हाट मिस अप्रोप्रिएटेड। तो अगर ऐसा कहीं पे भी आपको लगता है तो हमने क्या करना चाहिए बॉस, ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहिए। सस्पिशन इज aroused or information received that assets have been misappropriated। ठीक है, सो ऐसे केस में अपन ने क्या करना चाहिए सर, ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहिए, इट शुड बी मॉडिफाइड। चलो नोट करो इसको। चलो डन, लेट्स गो अहेड। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब जो मेन ऑडिट जो हेडिंग है उसका स्ट्रेटेजी प्लानिंग एग्जीक्यूशन, उसका लास्ट पॉइंट अभी जो अपन बात कर रहे हैं अभी अबाउट ऑडिट एग्जीक्यूशन। अब ऑडिट एग्जीक्यूशन मतलब क्या है कि सही में भाई आपको अभी क्या करना है, इधर काम करने का है। ठीक है, सो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझेंगे इसको, बहुत बढ़िया। 4 फेजेस है इसके अंदर। एक है सबसे पहले एग्जीक्यूशन को प्लान करना है,
फिर इंटरनल कंट्रोल्स को और रिस्क को इवैल्यूएट करना है, उसको टेस्ट करना है अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और एसए नंबर 705 के हिसाब से उसको रिपोर्ट करना है। आइए एक एक बात को हम लोग स्टडी करते हैं। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, क्या बोला ये? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, execution planning is very important. It is important to lay down the roadmap for audit execution to ensure timely and quality audit results. तो आपको किस तरीके से आपको ये करना है, ये आपको प्लान करना है। सो इधर हम लोग आते हैं और फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूशन प्लानिंग मतलब क्या है? सो इट इज अ रोड मैप फॉर ऑडिट। व्हाट इज दिस? इट इज अ रोड मैप फॉर ऑडिट। नंबर 2, the auditors need to plan their work in order to carry out audit in an effective, efficient and timely manner. तो ये प्लान करेंगे तो audit will be conducted in effective, efficient and timely manner. Okay. Next, a detailed program is prepared laying down the audit objective, scope and audit approach, the manpower requirement, audit team qualifications, barabar, audit team qualifications, time element etc. are some important considerations during the execution planning. So what are the important considerations over here? Important considerations, that is what are the things you need to consider. So number 1 अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1 अपन बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे तो हम लोग ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से बना पाएंगे। अपने को कितने टीम मेंबर्स लगने वाले हैं वो हम लोग पता कर सकते हैं, उन टीम मेंबर्स का क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कितना टाइम हम लोग को डिवोट करना है ये पता चलेगा, बराबर है। सो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। द ऑडिटर टू प्लान इफेक्टिवली, द ऑडिटर में नीड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया, अ प्रिलिमिनरी सर्वे वुड हेल्प गैदरिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सो जब हम लोग ये एग्जीक्यूशन प्लानिंग कर रहे हैं, सो व्हाट इज दिस एग्जीक्यूशन प्लानिंग दोस्तों? इट इज सिंपली अ रोड मैप फॉर द ऑडिट कि अपन इसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना क्या क्या काम होगा। ये एग्जीक्यूशन प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, इससे हम लोग अपना अच्छा काम कर सकते हैं, सही समय पे काम खत्म कर सकते हैं और जितना हमने सोचा उससे कहीं बेटर रिजल्ट्स हम लोग दे सकते हैं। सो इट विल बी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड विल बी कंप्लीटेड इन व्हाट अ वेरी टाइमली मैनर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इससे ऑडिट प्लानिंग से हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हर एरिया का ऑब्जेक्टिव स्कोप पता रहेगा, कितने मैन पावर लगने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन के रिस्की एरियाज है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है, तो क्या हम लोग को हेल्प लगेगी वो हम लोग बातें करेंगे। उसके साथ साथ कितना टाइम, कितने लोग, ये सब बातें हम लोग क्या कर सकते हैं व्हेन वी प्रॉपरली प्लान एंड एग्जीक्यूशन, इससे हम लोग समझ जाएंगे। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ वी टॉक अबाउट इज द रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन। रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन मतलब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, जो आपको बता दूं कि हम लोग पहले इनहेरेंट रिस्क और हम लोग कंट्रोल रिस्क के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट विच टू रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। चलो बात करते हैं इसके बारे में, आइए। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। सो क्या होता है, आइए। फॉर ईच सेगमेंट, हर एक एरिया के लिए, फॉर ईच सेगमेंट दैट इज फॉर ईच एरिया, इट कैन बी सेल्स, परचेज, एसेट्स, लाइबिलिटीज, राइट। फॉर ईच एरिया द ऑडिटर शुड कंडक्ट अ डिटेल रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट। मतलब इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क, एंड वी ऑल नो टुगेदर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अपने को रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। दैट इज फर्स्ट थिंग। आपने को क्या करना है, लिस्ट द रिस्क, बराबर, दैट मस्ट बी रिव्यूड इन दैट सेगमेंट, कैप्चर फॉर ईच रिस्क द कंट्रोल्स दैट एग्जिस्ट और दोज नीडेड टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द रिस्क, एंड शो फॉर सच ईच कंट्रोल द वर्क स्टेप्स रिक्वायर्ड
to test the effectiveness of the control. While making risk and control assessment, the auditor should bear in mind the materiality levels as same as linked to what audit risk. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनहेरेंट रिस्क का क्या है, हम लोग एक लिस्ट बना के रखेंगे. ये जो लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, ये लिस्ट क्या होगा, दिस लिस्ट इज व्हाट आई विल टेल यू. दिस लिस्ट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग. बराबर, एक ऐसा लिस्ट बनाएंगे एज टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, कि यहां पे क्या गलत हो सकता है. और वो जो लिस्ट हमने बनाई है, तो उसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स है, बराबर, कैप्चर कंट्रोल्स फॉर द रिस्क दैट यू थिंक दैट कैन गो रॉन्ग. और फिर जब आपको वो कंट्रोल्स मिलेंगे, तो फिर आपने इन कंट्रोल्स को क्या करना चाहिए, इन कंट्रोल्स को फिर आपने करना चाहिए टेस्ट. आई बात समझ में. सो फिर आपने उस कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए. सो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है. देन यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्टेप्स दैट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स. सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जब ऑडिट करने आते हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब क्लाइंट से आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो, तो आपने सोचना है कि बॉस यहाँ पे क्या गलत हो सकता है. आप क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो, आप वहां पे देखेंगे कि उस क्लाइंट को पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, व्हाट कैन गो रॉन्ग ओवर हियर, राइट. और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि ओके दिस इज व्हाट कैन गो रॉन्ग ओवर हियर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, चल ठीक है ऐसा सा गलत हो सकता है ना, हम ये नहीं कह रहे कि गलत हुआ है करके, बराबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कैश सेल को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, कैश डेली आप अकाउंट्स में जमा नहीं कर रहे हो, या आप जो डेटर्स है आपके, जो अपने रिसीवेबल है, आप उनको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो, तो कुछ भी गलतियां हो सकती है. तो आपने ये सोचना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बॉस क्या गलत हो सकता है करके. अब जो गलत होएगा ना, उसके लिए अपन सोचेंगे कि मैनेजमेंट को पूछेंगे तुम्हारे पास इसके लिए क्या कंट्रोल्स है, हमें वो कंट्रोल्स दो. और फिर हम लोग देखेंगे कि वो कंट्रोल्स है, हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या तो वो कंट्रोल्स उस रिस्क को प्रोटेक्ट करता है या नहीं. सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट. बट जाहिर सी बात है, कौन से रिस्क हम लोग कंसीडर करेंगे, कौन से एरिया की वो रिस्क कंसीडर कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना है बेस्ड ऑन व्हाट द मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. क्लियर एकदम, यस सर. अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर अभी एग्जीक्यूशन में थर्ड पॉइंट जो अपना बात हो रहा है, वो किसके बारे में है, टेस्टिंग. तो आपने फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लिया, यस सर, किसके बारे में, अबाउट द की रिस्क and the controls that is to be evaluated in the audit area. The auditor should, the next step क्या है, should test the operating effectiveness of the controls to determine whether controls are operating as designed. There are multiple test methods which can be used to arrive at the conclusions and the effectiveness of the controls. So ये methods कौन से है, हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये अलग अलग मेथड्स है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फिर इसको हम लोग टेस्ट करना है. सो ये इधर ऐसा लिख दे, इसको इधर से कैप्चर कंट्रोल्स, एंड फिर उन कंट्रोल्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर उन कंट्रोल्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सर हम उन कंट्रोल्स को करेंगे टेस्ट, ठीक है. सो उन कंट्रोल्स को हम लोग करेंगे टेस्ट, और टेस्टिंग के अलग अलग यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, ठीक है. एंड अब आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग. ऐसे 700, 705, आइए जरा इसके बारे में बात करता है. सो लास्ट पॉइंट इज व्हाट, SA 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. हम लोग ये ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. द ऑडिटर्स इशूड अ रिजल्ट ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर बाय एन ऑडिटर. Auditor should review and assess the conclusions drawn on the basis of drawn from the audit evidence obtained, which is used as a basis for expression of an opinion. This review and assessment involves considering whether financial statements have been prepared in accordance with the acceptable financial reporting framework
एप्लीकेबल टू द एंटिटी अंडर ऑडिट, तो ये आपने को देखना है. वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. We also need to state that whether it complies with what the relevant statutory requirements in compliance with the provisions and enactments of company law, accounting standards framed by ICAI and the latest guidelines, etc. The auditor's report should contain a clear written expression of an opinion taken on the basis of financial statements. A measure of uniformity in the form and content is desirable because it helps the promoter to, मतलब वो standard के हिसाब से आपको देना है opinion. सो यहाँ पे 705 जिसमें अपने को बात करनी है कि वेदर इट कंप्लाइज विथ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल FRF. सेकेंड, कंप्लाइज विथ लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इस रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. ठीक है. सो ये जो 4 पॉइंट्स है इधर जो है आपका ये समरी, आप इसे लिख लीजिएगा. वो इमेज में ही आपको लिख लेना है उसको, समरी. चलो, सो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड बच्चों विथ व्हाट, चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हम लोग को पढ़ना था. एकदम छोटू सा पार्ट था, इजी था. स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, प्लानिंग के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम के बारे में. करेक्ट है. अब जो है ना दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जो हम लोग को बात करना है अबाउट व्हाट, स्टैंडर्ड्स. ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, पहले देखो हम लोग इसको स्टोरी के हिसाब से हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे, एक पूरा कंप्लीट व्यू लेंगे. और वो कंप्लीट व्यू लेने के बाद फिर क्या होगा, वो पूरा कंप्लीट व्यू लेने के बाद फिर हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको आराम से उसको एक चार्ट बना देंगे खूबसूरत. पहले इसको समझेंगे, कोई भी हम लोग कुछ भी नोटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बुक में जो मार्किंग करना है, एक कंप्लीट व्यू लेना है उसका. और उसके बाद फिर जो भी 3-4 पन्नों का स्टैंडर्ड है उसको हम लोग एक चार्ट में डालेंगे. करेक्ट है एकदम. यस. सो अभी उसको अनइंटरप्टेड एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करने वाले, स्टैंडर्ड को पढ़ने वाले. सो आर यू गाइस रेडी नाउ? यस सर. चल, एसए 600 बात हो रही है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. हम लोग जब कोई दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं, बराबर है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ब्रांच ऑडिटर की बात करें, तो ब्रांच ऑडिटर ये कौन सा हो गया, अनदर ऑडिटर हो गया. दैट इज कोई कंपोनेंट का ऑडिटर हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं
या किसी कंपोनेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग क्या है, हम लोग एचओ के ऑडिटर है, हम लोग को इन ऑडिटर्स का काम यूज करना है। तो ऐसे केस में एसए नंबर 600 क्या बोलता है कि जब आप ये काम यूज कर रहे हो ना इनका, तो ऐसे केस में आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी बातें होगी। चलो, सो ध्यान में रखने का, तुम मेन कंपनी के ऑडिटर हो और तुम्हारे काम के लिए कोई और ऑडिटर का काम इस्तेमाल कर रहे हो बराबर के लिए, तो ऐसे केस में आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में बातचीत हो रही है। आइए, लेट्स रॉक गाइस। When the auditor delegates work to assistants or using the work of the performed by other auditors and experts, he will continue to be responsible for the forming of his opinion on the financial information. However, he will be entitled to rely on the work performed by others, provided he exercises adequate skill and care and is not aware of any reason to believe that he should not have so relied. फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल भाई, स्टैंडर्ड बोलता है तुम दूसरे ऑडिटर्स का, तुम असिस्टेंट्स का जो काम उन्होंने किया है उसके ऊपर तुम मतलब भरोसा रख सकते हो, तुम उसका काम यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे आप आर्टिकल्स हो, आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, क्या बॉस आपके काम के ऊपर भरोसा रखता है? हाँ। क्या बॉस आपका काम यूज करता है? हाँ। क्या हम लोग हमारे जो दूसरे ऑडिटर्स है, ब्रांच ऑडिटर्स है, क्या उनका काम हम लोग यूज करते हैं? हाँ। तो हम लोग दूसरे ऑडिटर्स, असिस्टेंट्स, इनका काम हम लोग यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग करेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप समझिए बात को कि भले ही देखो मैं सीए हूं और आप आर्टिकल हो मेरे, आपने जो काम किया उस काम को मैंने इस्तेमाल किया और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बात ध्यान में रखने वाली ये है कि भले ही काम आपने किया हो, ओपिनियन मैंने दिया है, साइन मैंने दी है, तो इस ओपिनियन का जिम्मेदार कौन? मैं। समझे? सो आई विल बी एंटाइटल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई कैन यूज योर वर्क बट आई विल बी हेल्ड व्हाट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, सीए में हूं, साइन मैंने करी है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू व्हाट, मैं आपका काम जो है ना उसको एकदम मतलब स्किल और केयर से यूज करूं, उसको मैं अपना दिमाग लगाऊं। ब्लाइंडली आई विल नॉट एक्सेप्ट योर वर्क, आई विल रिव्यू द वर्क, आई विल एक्सरसाइज व्हाट, प्रॉपर स्किल एंड केयर टू यूज द वर्क। एंड मोर ओवर, मुझे ऐसी कोई घटना के बारे में जानकारी नहीं थी जिससे मैं ये कह सकूं कि यार मैं इनके काम के ऊपर कैसे यकीन ना रखूं। सो आई वॉज नॉट अवेयर। सो डिलीजेंटली अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, बराबर है। सो यहां पे ये जो है ये ऑडिटर है, ठीक है। ये कौन है? इसको अपन बोलेंगे एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑडिटर। और यहां पे जो है ये आप हो असिस्टेंट्स, या यहां पे है ये अनदर ऑडिटर, ठीक है। सो क्या होगा यहां पे? प्रिंसिपल ऑडिटर यहां पे कैन यूज वर्क ऑफ असिस्टेंट्स एंड अदर ऑडिटर्स, बराबर। बट इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर will be responsible for opinion formed on financial statements, बराबर। प्रिंसिपल ऑडिटर should exercise skill and care। तो उसने पूरी सावधानी बरतनी चाहिए उसका काम यूज करने के लिए, करेक्ट है। तो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके बारे में, कि ही कैन यूज द वर्क, यस, बट ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल, यस, एंड ही शुड देयरफॉर एक्सरसाइज व्हाट, स्किल एंड केयर। नोट करो इसको।
Next, in case of any independent or statutory appointment to perform the work on which the auditor has to rely on forming his opinion, such as in the case of branch auditors appointed under Companies Act, the auditor should report and express clearly the fact of such reliance. तो अगर हम लोग अनदर ऑडिटर, जैसे कि ये कौन सा ऑडिटर है, जैसे कि ब्रांच ऑडिटर, सो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रांच ऑडिटर है तो हम लोग को इस फैक्ट को स्पेशली लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेसली स्टेट दिस फैक्ट ऑफ सच रिलायंस अपने ऑडिट रिपोर्ट में। और आपको याद होगा कि हम लोग जब सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में रिपोर्ट करते हैं तो हम लोग ये डिटेल्स मेंशन करते हैं, बराबर, कि द रिपोर्ट विच हैज बीन सेंट टू अस एंड हाउ इट हैज बीन डेल्ट विथ। इसमें क्या लिखते हैं अपन, इसमें लिखते हैं रिपोर्ट sent to us and how the report was dealt with। अगर आप 143 सबसेक्शन 3 अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको जरूर इसके अंदर दिखेगा 143 सबसेक्शन 3 में you will definitely find it। So the report which has been sent to us and how we have used the report। So अगर ब्रांच ऑडिटर का काम हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्रांच ऑडिटर का काम अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा था, ब्रांच ऑडिटर या कंपोनेंट का ऑडिटर। यहां पे आप फोकस कीजिएगा, SA 600 डज नॉट डील वेयर द इंस्टेंसेस ऑफ 2 और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर्स। आई बात समझ में? नॉट डज इट डील विद द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो यहां पे आप समझिए, इसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स के लिए हमारे पास कौन सा ऐसे नंबर 219 है। सही है एकदम। तो ये एक बैकग्राउंड आप जरा समझ लो इधर, क्लियर है एकदम। सो इधर जो जॉइंट ऑडिटर्स के लिए है ऐसे कौन सा है 299, तो ऐसे 600 इनके लिए नहीं है सर, ऐसे 600 इनके लिए नहीं है। सही है एकदम। सो क्या ये आपको बेसिक इतना समझ में आया क्या? सो क्या हुआ इस पर्टिकुलर पेज में, अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई अगर मैं दूसरे लोगों का काम यूज कर रहा हूं तो मैं यूज कर सकता हूं, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। आई कैन यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, आई कैन यूज द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट्स, आई कैन यूज द वर्क ऑफ द असिस्टेंट्स। ठीक है। सो यहां पे असिस्टेंट्स और अदर ऑडिटर्स की बात हो रही है, बट यहां पे ऐसे क्या बोलता है कि भाई तू जिम्मेदार रहेगा। हमने कहा हाँ, मतलब काम कोई और करे, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है। तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको इसीलिए फिर ध्यान रखना है पूरा स्किल एंड केयर की अगर कोई ऐसी घटना है, मैं नहीं जानता हूं कि जिसके इसमें विश्वास क्यों नहीं करूं, तो आप गुड है, क्लियर एकदम। यस सर। प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है? प्रिंसिपल ऑडिटर, द ऑडिटर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन when the financial information includes financial information of one or more components audited by another auditor। तो यहां पे अगर अपन देखें कि दिस इज द एचओ प्लस इसके अंदर अलग अलग क्या है, इट हैज गॉट व्हाट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके अंदर क्या है अलग अलग ब्रांचेस है। तो यहां पे ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो रिपोर्ट देने वाला जो व्यक्ति है, जो एचओ का ऑडिटर है,
इसको हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट, प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है, मेन ऑडिटर। अब अदर ऑडिटर, एन ऑडिटर other than principal auditor, oy hoy, with responsibility for reporting on the financial information of a component that is included in the financial information audited by the principal। तो इसका जो ऑडिटर होगा, ये ब्रांचेस का, इसको कौन बोलेंगे अपन, दिस इज द अदर ऑडिटर, ठीक है। डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल। चलो, सो यहां पे एकदम इजीली खत्म हो गया। अब कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट मींस अ डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट एंटरप्राइजेस और एनी अदर एंटिटी whose financial information is included in the financial information which is audited by the principal auditor। बराबर है कि नहीं? सो किसी का भी ऑडिटर, जैसे ये जो है, ये एक एंटिटी है, अगर इसकी कोई ब्रांच, सब्सिडरी, एसोसिएट और एनी डिवीजन, ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, अगर इनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शामिल हो रहा है, इनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर इसमें शामिल हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, द कंपोनेंट्स। इजियर, व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर प्लस another auditor uses principal auditor to determine how the work of other auditor will affect the audit। हमने कैसे उसको यूज करने का उसकी बात हो रही है, ठीक है एकदम। यस सर। सो यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है, आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा, एक टेम्पलेट आपके दिमाग में छप गया होगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस स्टैंडर्ड? इट एस्टैब्लिशेस द सिचुएशंस इन विच where the principal auditor uses the work of another auditor with respect to financial information of one or more components that is included। तो कौन से situation में कैसे हम लोग use करेंगे? This standard also discusses the principal auditor's responsibility in relation to use of the work of another auditor। The term financial information encompasses financial statements। Yeah. SA 600 does not deal with the instances where two or more auditors are appointed as joint auditors। उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड दिया गया है, दैट स्टैंडर्ड इज SA 299। डन? यस, ओके। नाउ acceptance as principal auditor, the auditor would consider the following before accepting his work as principal auditor। नंबर 1, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि उसका काम यूज करना है या नहीं? Materiality of the portion of the financial information which the principal auditor operates, the principal auditor's degree of knowledge regarding the business of the components, the risk of material misstatement in the financial statements, components audited by the other, and the performance of additional procedures as set out in this essay regarding the components audited by other auditors, resulting in principal auditor having significant participation in such audit। So performance of additional procedures and principal auditor having what, significant participation। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The auditor would consider the following before accepting his work as principal auditor। मतलब ये क्या है? यहां पे जैसे आपको बताया कि ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, मैंने क्या बोला, ये जनरल पहले ओवरव्यू समझ लो कि अगर अपन को किसी और का काम यूज करना है तो हमने क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, हाँ। ये यहां पे अनदर ऑडिटर है, हाँ। सो इसका काम एक्सेप्ट करने के पहले प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए? बराबर है कि नहीं? तो क्या क्या सोचना चाहिए कि मैं उसका काम यूज करूं या नहीं करूं, ये मेरे को सोचना है। तो सबसे पहले जो वो काम कर रहा है उसका मटेरियलिटी क्या है, ये देखना पड़ेगा।
मेरे को वो मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए वो जो कंपोनेंट है उसका मेरे को कितना नॉलेज है वो देखना पड़ेगा। मेरे को नॉलेज होना चाहिए ना, मेरे को पता होना चाहिए उसमें उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बगैर मैं कैसे एक्सेप्ट करेगा कि वो पर्टिकुलर ब्रांच है। सो वो ब्रांच में क्या बिजनेस होता है, किस लेवल पे बिजनेस होता है, उधर क्या रिस्क हो सकती है, क्या मटेरियलिटी लेवल्स हो सकती है वहां पे, वो ब्रांच में सेल होता है या सिर्फ वो एक लिएजन ऑफिस है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए कॉल सेंटर है, क्या हो क्या रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस कंपोनेंट पे उसका पता होना बहुत जरूरी है मेरे को। सो नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। फिर वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने की संभावनाएं क्या है, बराबर। एंड लास्ट में वो क्या कहता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स वहां पे आप क्या परफॉर्म कर रहे हो और मेरा उसमें कितना रोल है, पार्टिसिपेशन है, वो बातें देखनी है, ठीक है। सो चार बातें ये क्या क्या कंसिडर करेगा, मटेरियलिटी, नॉलेज, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, additional procedures as set out in this essay regarding the components audited by other auditor resulting in principal auditor having significant participation in such audit। principal auditor इसके अंदर शामिल रहेगा, ठीक है। हाईलाइट करो इसको। चलो, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। इसको ये काम करने का है। अभी तक क्या क्या हुआ 2 पेजेस में डिस्कशन, कुछ खास नहीं सर, मजा आ रहा है ऐसे 600 बहुत इजी भाई, हम लोग उसका काम यूज कर सकते हैं, हाँ। हम ओपिनियन के लिए जिम्मेदार रहेंगे, हाँ। सब्जेक्ट टू मैंने स्किल और केयर एक्सरसाइज करना चाहिए और मुझे कहीं पे भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई वाई आई कैनॉट रिलाई ऑन इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग ब्रांच ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं तो हमने लिखना चाहिए कि हमने उसका काम कितना और किस तरीके से यूज किया है। उसके बाद इसके लिए अलग से एसे 299 दिया गया है, करेक्ट है एकदम, यस सर। और उसके बाद ऑडिटर यूजेस द वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर इज द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर के बारे में बातचीत कर ली। तो इसमें अपन ने एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर के तौर पे कौन सी बातें ध्यान में चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4 कि बॉस मटेरियलिटी, नॉलेज अपने को कितना है, नॉलेज के बेसिस पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और रिस्क के बेसिस पे क्या एडिशनल प्रोसीजर्स हम लोग को ऐसे 600 में परफॉर्म करना है और हमारा कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, सही है एकदम, यस सर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, नंबर 1, द राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट एंड एग्जामाइन द बुक्स ऑफ द कंपोनेंट्स। He can access the books of accounts of the branches as well। हमारा कंपनीज एक्ट में हमने पावर भी पढ़ा था, यस। कंसिडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, क्या वो दूसरा ऑडिटर, क्या वो उसको लेवल ऑफ नॉलेज है, क्या वो उस ब्रांच का पर्टिकुलर अच्छे से ऑडिट कर सकता है, क्या फॉरेन ब्रांच है तो वो भी देखेगा उसमें। एंड प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर एंड प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर व्हेन यूजिंग द वर्क, व्हेन यूजिंग द वर्क, सही है एकदम, यस सर। सो स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बातें करते हैं यहाँ पे कि व्हाट प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म व्हाइल यूजिंग द वर्क। नंबर 1, advise the other auditor regarding the use of his work, regarding the use of the work and report, and make sufficient arrangements for coordination at the planning of this at planning stage of the audit। तो उसको हम लोग बताएंगे, एडवाइस करेंगे उसको, भाई तेरा काम हम लोग किस तरीके से यूज करने वाले हैं, कब हम लोग को तेरी रिपोर्ट लगने वाली है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, तो ये सब उसको पहले से बता दो, वर्क एंड रिपोर्ट कैसे यूज करने वाले हैं। सो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरा अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं। एडवाइस द अदर ऑडिटर on significant accounting, auditing and reporting requirements
एंड टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम। उससे क्या ऑब्टेन करेंगे? रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम। मतलब भाई तेरे को कारों का भी रिपोर्टिंग करना है, तेरे को वहां का स्टॉक भी देखना है, तो वो सब तेरे को वो चेक करने का है। तो उसको एडवाइस करो कि सिग्निफिकेंट वो ब्रांच में ना सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरसीज सेल्स होते हैं वहां पे। स्टॉक का कंपोनेंट देख, बराबर है, कारों का रिपोर्टिंग करना है, तो उसको सिग्निफिकेंट बातें बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपन प्लानिंग स्टेज में उसको बताएंगे, प्लानिंग स्टेज में उसको बताएंगे। सो प्लानिंग स्टेज में उसको क्या बताएंगे अपन, कि तेरा वर्क और रिपोर्ट कैसा यूज होने वाला है, और उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दो। सही है एकदम। सो उसका काम कैसे यूज करने वाले हैं अपन, इसके बारे में बताओ। उसको एडवाइस करो ऑन व्हाट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर फॉर द मैटर सच एज, कौन से एरिया जिसके ऊपर खास ध्यान देना है, procedures for the identification of inter-component transaction that may require disclosure and the timetable for completion of the audit। बराबर, कौन से एरियाज में आपको ध्यान में रखना है, बराबर, क्या इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन जो अपन कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हम लोग यूजुअली डिस्क्लोज करते हैं, बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, तो वो एंड द टाइम टेबल कि बाबा पहले तेरा काम खत्म होगा, फिर मेरे को तेरा काम मिलेगा, फिर मैं मेरा रिपोर्ट देगा। सो ये सब अपन बात करेंगे। सो क्या क्या बातें हो रही है, व्हाट इज द प्रोसीजर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, मैं विजिट कर सकता हूँ, यस। मैं उसका कॉम्पिटेंस, वो कितना होशियार है वो चेक कर सकता हूँ, यस। और साथ ही साथ में उसे एडवाइस दूंगा किस बारे में, कि भाई तेरा काम हम लोग किस तरीके से यूज करने वाले हैं, तेरी रिपोर्ट्स हम लोग को कैसे यूज होने वाली है ये बताएंगे हम लोग। तो ये सब पहले ही प्लानिंग में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उसमें मैं तेरे को बताऊंगा कि कौन से एरियाज के ऊपर तू ध्यान दे, इंटर रिलेटेड पार्टीज, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस को वो जो रिपोर्ट करना है वो तू चेक कर ले, और टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ये बात कर लेंगे। प्लस आई विल एडवाइज यू अबाउट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एरियाज। करेक्ट है? यस, ये जनरल एकदम। देन प्रिंसिपल ऑडिटर टू रिव्यू what written summary of other auditors procedures। रिटर्न समरी ऑफ कि उसने क्या काम किया है, उसका क्या करेंगे हम लोग, एक समरी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, यस 7 पॉइंट है। फिर अपन इसका अपन भी समरी बना लेंगे। द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद अदर ऑडिटर द प्रोसीजर्स अप्लाइड और रिव्यू अ रिटर्न समरी, तुमने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया और उसका रिटर्न समरी of the other auditors and findings which may be in the form of completed questionnaire and checklist। Visit other auditor। Nature, timing and extent of the procedures depend upon the circumstances of engagement and materiality aspect। Nature, timing and extent of the procedures depending upon the principal auditor's knowledge of the professional competence of the auditor। मटेरियलिटी के हिसाब से तुमने कितना काम करना चाहिए, तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से। एंड दिस नॉलेज में हैव बीन एनहांस्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस ऑडिट वर्क ऑफ द अदर। दिस नॉलेज, तुम कितना कॉम्पिटेंट हो ये तुम्हारा पिछले काम से समझ में आ जाएगा। सो क्या क्या बातें हम लोग प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, हम लोग विजिट करेंगे ब्रांच को। सेकेंड, हम लोग उसका कॉम्पिटेंस चेक करेंगे। थर्ड, हम लोग उसको प्रोसीजर्स जो है हम लोग उससे क्या करेंगे, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। मैंने तेरे को क्या क्या बताना चाहिए, बराबर है। उसके बाद तूने क्या क्या किया उसका समरी मेरे को दे, बराबर है। कि मैं तेरे को मिल भी सकता हूं, या मैं तेरे से समरी ले लूंगा कि तूने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, बेस्ड ऑन तुम्हारा कॉम्पिटेंस, बराबर, नॉलेज अबाउट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, बराबर, एंड तुम्हारा प्रीवियस काम क्या था उसके हिसाब से मेरे को समझ में आ जाएगा। The principal auditor should consider significant findings of the other auditor। The principal auditor may consider appropriate to discuss with other auditor and the management of the component
the audit findings or the matters affecting what the financial information. He may also decide to application of what supplementary procedures that supplement the test of the records. Supplementary मतलब he can do what additional procedures उसको establish करने के लिए if deemed necessary. Such test may depending upon the circumstances. When auditor is not professionally qualified auditor in certain circumstances, बराबर, the other auditor may happen to be a person other than professionally qualified auditor. For example, if he is in a foreign country and applicable laws permit a person other than professionally qualified, तो आपको क्या करना है, ये भी सोचना है कि क्या हम लोग उसका काम यूज कर सकते हैं क्या. Principal auditor to document his working papers, the components whose financial statements information audited by other auditors. The principal auditor should also document the procedures performed and the conclusions that has been reached. However, principal auditor need not document the reasons for limiting the procedures in circumstances. ठीक है, पढ़ो इसको, फिर ये कंक्लूजन पे आता है अपन. फिर इधर कोऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्स, खत्म खत्म खत्म. ये वाला पॉइंट पढ़ लो एक बार, फिर समरी चार्ट बनाते हैं यहां तक का उसके प्रोसीजर्स का. रीड इससे नंबर, ये पूरा पढ़ो, ये 5, 6, 7. फिर आपको हेल्प करना है मुझे चार्ट बनाने के लिए. ओके चलो. सो अब हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया और जोरदार चार्ट. SA 600 using the work of another auditor. ओके सो ये कौन है? ही इज द प्रिंसिपल ऑडिटर. मजा आएगा. ठीक है, ये कौन है? ये है अदर ऑडिटर. सही है एकदम. यस सर. सो अब इधर क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑडिटर. कैन यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. बराबर है.
he will continue to be responsible for forming एन, अभी मत लिखो आप लोग, फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो ये बात तो तय है, इधर जॉइंट ऑडिटर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। नोट दिस एसे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जॉइंट ऑडिट। बराबर है एकदम? यस सर। सो ये बात तो हो गई अपनी। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? फोकस। सो नंबर 1, एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, मतलब इसका काम एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ये मेरे को ध्यान में रखना है। सो प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्टेंस एज टू प्रिंसिपल ऑडिटर। सो क्या देखना चाहिए? एक्सेप्टेंस एज टू प्रिंसिपल ऑडिटर। 4 पॉइंट्स अपन ने क्या बोले कि जो वो काम कर रहा है उस काम की मटेरियलिटी, मेरे को उस बिजनेस कंपोनेंट का नॉलेज, उधर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मेरा पार्टिसिपेशन, ये देखना अपने को बहुत जरूरी है। सो यहां पे ये अदर ऑडिटर, ये कंपोनेंट का ऑडिटर है। ठीक है, ये इसका ऑडिटर है। अब इसका काम अपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल है। तो अपन ने क्या देखना चाहिए कि शुड आई एक्सेप्ट द वर्क। सो ये कौन से बातों पे डिपेंड करेगा? 1, 2, 3 एंड 4। अभी कैसे बनाए सर ने पॉइंट्स, जरा देखो, समझो आराम से। ठीक है, सो नंबर 1 अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? मटेरियलिटी। नंबर 2, नॉलेज ऑफ कंपोनेंट, उधर नॉलेज ऑफ कंपोनेंट, उसके बाद इसका नॉलेज होना चाहिए एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहां पे क्या हो सकती है, एंड लास्ट में सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। समझा गया? तो उसका उधर पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सही है एकदम? सो ऐसे केस में ही कैन डिसाइड कि ओके, आई विल एक्सेप्ट द वर्क एज प्रिंसिपल ऑडिटर कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, ये बातें ध्यान में रख के वो डिसाइड कर सकता है कि इसका काम हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चल, तो ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए? सो सेकेंड पॉइंट,
प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। सो इसके अंदर जो जो प्रोसीजर्स है अभी हम लोग एक एक बातें देखेंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, विजिट ऑफिस एंड access and examine books of accounts of the component. Visit and examine books of accounts of component। सही है एकदम। तो वो जाएगा, विजिट करेगा और बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा। सर हम लोग कैसे बनाएंगे ये? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिल करो। विजिट एंड एग्जामाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ व्हाट द कंपोनेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ही कैन ऑल्सो कंसिडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है ना, ये जो दूसरा ऑडिटर है ना, उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखेंगे वो ये कितना होशियार है, बराबर इसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अनदर ऑडिटर। ये पिक्टोग्राफिक चार्ट जानबूझ के बना रहा हूं। चलो, सो लेट्स फोकस। सो वी विल फोकस अपॉन व्हाट, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि वो कितना होशियार है करके। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट, अनदर ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। तो क्या क्या प्रोसीजर्स वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा, लेट्स फोकस।
चलो, सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होने के बाद व्हाट इज द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, थर्ड पॉइंट। तो वही का वही हम लोग चार्ट यहाँ पे छापेंगे, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। सो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा, ही विल गिव द एडवाइस। सो एडवाइस दो चीजों के बारे में देगा वो। पहले उसे बताएंगे कि यूज एंड यूज ऑफ वर्क एंड रिपोर्ट, या आप उसे बता देंगे प्लानिंग के दौरान ही, यूज ऑफ वर्क एंड रिपोर्ट, अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन, कि अपन पहले कोऑर्डिनेट कर लेते भाई, एंड यूज ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बता देंगे हम उसे। फिर उसको एडवाइस करेंगे अबाउट व्हाट, द सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, procedures and significant accounting, auditing and reporting advice about significant accounting, auditing and reporting, accounting, auditing and reporting, significant accounting, auditing and reporting, plus obtain representation उसी से about compliance। ठीक है एकदम, यस सर। अभी वर्क में अपन क्या बोलेंगे, इन्फॉर्म द ऑडिटर सच एस, इसमें अपन जो बोल रहे हैं वर्क वगैरह, इन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा किस बारे में, एरियाज, उसके बाद टाइम टेबल एंड इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन। डिस्क्लोजर ऑफ इंटर, ये बुक का ही छापा है मैंने, अपन ने ऑलरेडी इसका चार्ट बना दिया था। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसीजर्स थी, ये 1 2 3। अभी फोर्थ पॉइंट उसका क्या क्या है, अभी 4 5 6 उससे रिटर्न समरी लेने का है फ्रॉम दी अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स।
ये थोड़ी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके, सो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन लेना है उससे कि द प्रिंसिपल ऑडिटर में सबसे पहले आई कैन विजिट यू। भाई यार अभी गुस्सा दिला रहा है मेरे को, कितना हैंग हो रहा है बार बार ये। विजिट अदर ऑडिटर। मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको भी देख देख के पता चले कि अपन क्या बना रहे हैं करके। फिर उसके बाद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इधर भी लिखता हूँ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। वर्क डन इन प्रीवियस ऑडिट्स। तो अभी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट? नंबर वन, द मटेरियलिटी, the nature and extent depending upon the materiality, depending upon the professional competence. Depends on materiality, depends on professional competence, knowledge of other auditor. सो ये इसका अपने को समरी लेने का है कि अपन उसको विजिट कर सकते हैं कि तूने कैसे काम किया, क्या मटेरियलिटी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, डिस्कशन with other auditor and management about significant findings। उसके बाद
conduct supplementary audit प्रोसीजर्स। तुम लोग ध्यान देते जाओ, तुम बोलोगे सर तुम बना रहे हो मस्त है एकदम, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये, बराबर। अभी और सेकंड थर्ड पार्ट पार्ट बाकी है उसका, ठीक है। 6 पॉइंट, when other auditor is not professionally qualified and document working papers about कौन सी 3 चीजें, कौन से कंपोनेंट्स, प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन्स। क्या बात है, समझ में आ रहा है ये, इसे 600 का ये फर्स्ट पार्ट। when the other auditor is report is other than modified report, other than unmodified, मतलब अगर उसने यहाँ पे मॉडिफाइड रिपोर्ट दिया है अंडर SA 705, सो क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट हाउ ही हैज डेल्ट विद the qualifications or adverse remark contained in the auditor's report in framing his own report, ठीक है। अभी ये क्या है, थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन आपस में। so there should be a proper coordination, there should be sufficient liaison, that is communication। चलो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, फिर वो लिखेंगे, there should be sufficient communication between the principal auditor and the other auditor। for this purpose principal auditor may necessary issue what a written communication, the ये बेसिक एकदम आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। the other auditor knowing the context of his work is to be used by principal auditor, he should also coordinate, other auditor should also coordinate। similarly principal auditor should advise the other auditor any matters which come to his attention that he may thinks important bearing on the other auditor's work। अगर मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मेरे को पता है तो मैं आपको बता दूंगा, और अपन दोनों में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यही बातें अपन ने यहाँ पे लिखी है, sufficient liaison, coordinate and advise about any matters having the bearing on the auditor's work, then the other auditor should respond to such questions on timely basis। the principal auditor may require other auditor to answer a detailed questionnaire। reporting considerations, अगर उसने express a qualified opinion or disclaimer of an opinion in case of limitation of an opinion, principal auditor to express, प्रिंसिपल ऑडिटर अगर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे रहा है ड्यू टू लिमिटेशन, then the principal auditor concludes based on his procedure that the work of other auditor cannot be used, if it cannot be used and the principal auditor has not been able to perform additional procedures regarding the financial information, then he will issue what, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। एक तो मैं तुम्हारा काम यूज नहीं कर सकता हूं और मैं वहां पे गया भी नहीं हूं, नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, सो ही विल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। इफ अदर ऑडिटर इश्यूज मॉडिफाइड रिपोर्ट, अगर दूसरा ऑडिटर इशू करता है, he intends to issue a modified report, the principal auditor should consider whether subject to modification is of nature of significance in relation to financial information of the entity as a whole that it requires modification of the principal। अगर ब्रांच का मॉडिफिकेशन इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके वजह से कंपनी एज अ होल
को मॉडिफाइड रिपोर्ट देना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, वो अपन ने देखना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क of the other auditors except in the circumstances अगर suspicion आया होता तो, when the principal auditor has to base his opinion on financial information of the entity as a whole relying upon the financial statements and report of the other auditor, his report should clearly state the division of responsibility कि हमने आपका काम कैसे इस्तेमाल किया है, कौन से components और कैसे उसको इस्तेमाल किया है। ओए खत्म। चलो इतना बेसिक पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या थे अपने, चलो वो भी क्लोज कर देते हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑडिटर्स होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करो, टाइम टेबल बनाओ। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, work of another auditor cannot be used, principal auditor cannot perform audit procedures। ठीक है, सेकेंड, other auditor issues modified report consider the significance on report of financial statements of entity as a whole। Last, division of responsibility। चलो नोट करेंगे, ड्राइंग्स आप ऐसे से कुछ भी बना देना उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट। मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता।
ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। मजबूर नहीं, हर लम्हा मुझको ये तड़पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता। तेरे वर्गा ता मैनू कोई दसदा नहीं, मैं तां लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं। तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा, तेरे बिन मैं तां सारा बेरंग सजना। मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए, हर पल तेरी खैर मंगदा रहे। तू जो नैना च पिलाया, शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना। तेरी डोरियां नू लैके दिल आगे ते बह
Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than alright. Trendsetter, heartbreaker, going it back when we shall and shake up. Here now, here now. Everybody put your hands up in here now, here now, here now. Everybody put your hands right open. उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। Here now, here now. Here now, here now. उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल। And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। ये दिल तो पहले ऐसा नहीं था, किसने बहकाया ऐसा सपना दिखाया क्यों? ये आंखें मेरी देखे उसी को, सोचे बिना ही उसे अपना बनाया क्यों? जीना तो मरने से अब है कहीं मुश्किल, खुद को जो खोया तो वो हो गया हासिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। She better burn it like a fire. जाने हुआ है क्या, मैं तो हो गई लापता, लापता। तूने न जाने क्या जादू किया है, क्या पता, Like magic, baby. क्या पता। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल। And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। Everybody put your hands up in here now, here now, here now. Everybody put your hands right open. Here now, here now. ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता।
धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो
डन क्या बच्चों? और स्टिल राइटिंग? डन? ओके, चलो। सो यहां पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे खत्म हो जाता है, ऐसे 600। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे ऐसे नंबर 610, 620 इसके बारे में। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स अभी अपने बचे हुए हैं इधर इस चैप्टर के अंदर। तो यू कैन सी दिस, ऐसे 610 ये छोटू सा एकदम से स्टैंडर्ड है। 610 होने के बाद कौन से टॉपिक बचे आपको बता दूं। सिक्स 610, 620, 540 accounting estimates, 540 के 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी बात हुई है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स अपने को यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, तो कल के सेशन में मोस्टली हम लोग 610 और 620 खत्म करेंगे। 610 ये अपना इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटर्स, उसको लेके है ये। चलो, so that's it for today. See you guys in the next session. Thank you. Bye bye.